एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल पर। और मैं आज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा शुरू करने वाला हूं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में आज हम देखेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसे हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। हम सारे एस्पेक्ट्स पर जाएंगे कि किस तरह से इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, कैसे इसके वेव नंबर होते हैं, वेव नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक पूरा लंबा वीडियो इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पर ही चला जाएगा। ठीक है, तो पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। टॉपिक शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ये कि अगर आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जैसे शब्दों से परिचित नहीं हैं, यानी कि आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा थोड़ी बहुत नहीं पढ़ रखी है, तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। पहले आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा कि आप ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। प्रॉब्लम हम अलग से एक वीडियो में करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखिए क्या है। जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे तो हमने इंडिविजुअल एटम के बारे में बात किया था। एटम क्या होते थे? गैसियस फेज में होते थे, और हम उसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा देखते थे। पर अब जब हम कुछ गैसेस के बारे में, रियल गैसेस के बारे में बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस है आपकी, ऑक्सीजन है, इन सारी गैसेस को हम डायटोमिक गैस मान सकते हैं, जिसमें दो एटम्स एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और यही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हुआ क्या हमारे पास कि हमारे पास अगर हम कोई नेचुरल गैस उठाकर, अपने एटमॉस्फेयर से कोई गैस उठाकर लें, तो वो हमारे पास एक डायटोमिक गैस मिलेगी। और अगर इसके स्पेक्ट्रा की स्टडी करनी हो तो हमें यहाँ पर एक पोर्शन मिलता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हालांकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में हम तीन तरह के स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। और किसी भी एटम को हम रीडिफाइन करते हैं इन तीनों के बेसिस पे। लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे क्योंकि ये आसान होता है, इसको समझना ठीक ठाक आराम से समझ जाया जा सकता है। हालांकि पूरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ही आराम से समझा जा सकता है। और दूसरी बात कि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आप सीधे सीधे विद द हेल्प ऑफ आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आप निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। देखिए, सबसे पहले तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो आया क्यों? आया इसलिए क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल है, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आपके यहाँ पर एक मास है m1, दूसरा मास है m2, और यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, मैं मान लेता हूँ ऊपर सेंटर ऑफ मास है। अब ये ऐसा पॉसिबल है कि जब आप इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट कराएं तो ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन शुरू कर। ये रोटेशन कब होगा? ये रोटेशन तभी होगा जब इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। आपको इस वीडियो का आपको लेक्चर जो लिखना रहता है, आप कोशिश कीजिए कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही लिखिए, पर फिर भी आप इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहां पे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है ऊपर क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास। अब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करके अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगे। ठीक है, इस रोटेशन के बाद जब मॉलिक्यूल्स की स्टडी की गई तो देखा गया कि इनके एब्जॉर्प्शन का जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे आपने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता था, रेडिएशन एमिट करता था। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एटम, मेरे वीडियो में पहला वीडियो एटॉमिक का लेक्चर 1, जिसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो 656, 480, 434, 410 नैनोमीटर सिर्फ यही रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अरे हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम। ठीक, इसके अलावा ये और कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेगा। ठीक है, ये विजिबल रीजन में और भी करता है, पर वो विजिबल रीजन में नहीं होता है ना। तो
इस तरह से आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ये किसके लिए था, ये हाइड्रोजन एटम के लिए था। लेकिन क्या देखा गया, देखा ये गया कि जब आप रोटेशन देख रहे थे किसी मॉलिक्यूल का, तो उसके रोटेशन की जो एनर्जी थी वो भी क्वांटाइज्ड थी। यानी कि रोटेट करते हुए जो मॉलिक्यूल ने एज अ होल एनर्जी रखी हुई है, उसको आप क्वांटाइज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से शुरू होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, क्योंकि क्वांटाइज्ड एनर्जी से क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स बनेंगे, और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर भी जो होगा, तो वहां से जो फोटोन निकलेगा वो भी क्वांटाइज्ड एनर्जी का होगा। यहां से शुरू होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक, इस एनर्जी का रेंज कितना आया, इस एनर्जी का रेंज जो आपका था वो आया फार इंफ्रारेड से, क्या दिखा है, फार इंफ्रारेड से। रेंज कहां से है, रेंज है आपका फार इंफ्रारेड से माइक्रोवेव तक, है ना। फार इंफ्रारेड वेवलेंथ से लेकर माइक्रोवेव तक, इसका क्या हो गया आपका, लगभग 10 टू पावर 2 माइक्रोमीटर से लेकर और 10 टू पावर 4 माइक्रोमीटर तक का इसका रेंज आया, वेवलेंथ का, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का। ठीक है, तो ये है। अब एक और चीज मैंने बोली कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज शोन बाय दोज मॉलिक्यूल हु हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्यों होना चाहिए इस बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है, पर फिलहाल आप लिख लीजिए। जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं हम, जैसे मान लीजिए आप HCl का एग्जांपल ले लीजिए, HF ले लीजिए, HBr ले लीजिए, आप CH3Cl ले लीजिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए। इस तरह का अगर आपने कुछ गैसेस ले लिया है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। जैसे HCl, H और Cl, जहां Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Cl पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं, Cl की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से CH3Cl है तो CH3 H H H और Cl, C पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डाइपोल मिलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेंगे, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। ओके, तो ये चीज है। अब हम देखेंगे कि इसका क्या कारण है, आगे देखेंगे। मॉलिक्यूल्स जिनके पास ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है वो नहीं दिखाएंगे, है ना। हाउएवर जो मॉलिक्यूल्स जिनके पास नहीं है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दिखाते हैं। ठीक, वो क्या दिखाते हैं, वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा दिखाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हाउएवर कौन से मॉलिक्यूल, जिसको आप बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके एग्जांपल में H2, N2, O2 एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CO2, ये क्या होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये सिमेट्रिकल है और लीनियर है ना। तो जितना ये इसको खींचेगा उतना ये इसको खींचेगा, है ना। कार्बन से जितना चार्ज डेंसिटी ये खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ये खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे नेट डाइपोल नहीं बन पाएगा। या फिर आपका बोल दें सिमेट्रिक स्फेरिकल टॉप, नाम है इसलिए नाम इंक्लूड किया जा रहा है, पर आपको बस समझना है स्फेरिकल टॉप 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, है ना, पॉलीएटॉमिक, स्फेरिकल टॉप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CH4, स्फेरिकल टॉप पॉलीएटॉमिक, C यहां रहेगा, है ना, H अलग अलग डायरेक्शन में होता है और एक पीछे की ओर निकला होता है ना, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो पीछे की ओर निकला होता है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर आप देखिए कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है ना, इसलिए ये आपको नहीं दिखाएंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्या इसका रेंज होता है। ठीक है,
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जिन्हें भी नोट डाउन करना है, फिर मैं इसे मिटाता हूं। चलिए अब देखते हैं कि क्यों एक एक मॉलिक्यूल जिसके पास आपका परमानेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है वो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखा रहा है, लेकिन जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हमने बोला सिमेट्रिकल स्फेरिकल टॉप है या सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको परमानेंट आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, इसके पीछे रीजन जो है उसको क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक सिद्धांत से समझा जा सकता है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो है वो अगर वो एक्सीलरेट है, अगर रोटेट कर रहा है या एक्सीलरेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी का रेडिएशन करेगा। समझ में नहीं आया सर क्या बात है? क्लासिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल रोटेट करता है तो एनर्जी का एमिशन करता है, लेकिन आप इसको आराम से उल्टी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप एनर्जी उसके ऊपर रेडिएट कराएं किसी डाइपोल के ऊपर तो उसको रोटेट करना चाहिए। जैसे हमने क्या बोला, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहता है कि आपने अगर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल ले लिया है और वो रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा? एनर्जी का एमिशन करेगा, ठीक है, कुछ एनर्जी का एमिशन करेगा, ठीक। पर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या है, जब तक आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अच्छे से नहीं जानते तब तक इसको समझना मुश्किल है, लेकिन एक चीज समझना आसान है, वो ये है कि अगर हम एनर्जी इंसिडेंट इसके ऊपर करा दें, इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करा दें, ये रुका हुआ हो, अगर हम इंसिडेंट करा दें एनर्जी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको रोटेट करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि कैसे, ठीक है। आते हैं क्लास 12 के कॉन्सेप्ट, क्लास 12 चैप्टर 1, जहां आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल डाइपोल को आप जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब पॉजिटिव नेगेटिव, ये है आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इसको जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव किधर होगा? जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उधर पॉजिटिव होगा, और जिधर को जा रही हैं उधर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, और भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास 12 की बुक उठाइएगा और इसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में बातचीत की गई है। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, ठीक। अब देखिए इस डाइपोल पे क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, टॉर्क लगेगा, जो क्या करेगा? इस डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगा, इस डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखिए इस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने से दूर करना चाहेगा, जबकि इस नेगेटिव को अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो देयर इज अ फोर्स, ठीक है, देयर इज अ फोर्स, एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर, ठीक है। तो तब जाके ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, एंड दिस फोर्स इज इक्वल बिकॉज इलेक्ट्रिक जो फील्ड है आपकी वो यूनिफॉर्म है, तो फोर्स इक्वल लगेगा। अगर क्यू ई इस पे लगेगा तो क्यू ई इस पे लगेगा, ठीक है, और ये पैदा करेगा एक टॉर्क जिसकी वजह से ये घूमेगा, ठीक है। अब ये तो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, पर आप जानते हैं जो रेडिएशन गिरता है, ये रेडिएशन कैसा होता है? ये रेडिएशन होता है आपका इस तरीके का, साइनोसॉइडल रेडिएशन होता है, ठीक, साइनोसॉइडल रेडिएशन होता है, जो भी रेडिएशन आपका गिरता है वो साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। जब भी आप बनाते होंगे आपने सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ऑप्टिक्स में स्टडी की होगी, उसमें भी आपने क्या देखा होगा कि हर रेडिएशन का आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं? E = E0 sin ओमेगा t माइनस kx, इस फॉर्म में आप लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रेडिएशन आपका गिरता है। इसमें देखिए इस रेडिएशन में खास बात क्या है? इस रेडिएशन में खास बात क्या है? आप अगर ऐसे इसको आप मिड लाइन मान लीजिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बस आप डायरेक्शन देखते जाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल आपका इस तरह से रखा है, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे आपको एक फोर्स फील होगा, ठीक है, जो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्लस को ले जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसको इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या हो गया होगा? अब ये घूम गया होगा, है ना, अब ये घूम गया होगा। मान लीजिए अब ये जैसे ही ये घूमा, जैसे ही ये घूमा, आपने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से रखा था
इस तरीके से रखा था इन दोनों की, जैसे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एक साइकिल घूमती है तो अगला भी दूसरे उसी साइकिल में घूमने लगे, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए ये घूमे इस तरीके से कि जैसे ही ये पॉजिटिव नीचे आए आपका नेगेटिव वाला साइकिल शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि आपका ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को नेगेटिव से दूर करना चाहेगी, है ना, और इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचना चाहेगी। तो इसके ऊपर फिर से एक अपोजिट फोर्स लगेगा। यहां से आप नहीं समझ सकते तो यहां से समझिए। देखिए ध्यान से, ये डायपोल है, ये डायपोल अभी आप मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायपोल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक। तो क्या होगा, डायपोल पे इस तरीके का फोर्स लगा है, ठीक। अब मान लीजिए कि घूमते घूमते ये डायपोल किस तरीके में आ गया, ये आ गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, हम ये मिटा देते हैं, है ना, ये मिटा देते हैं। अब हमने क्या किया कि इसी टाइम पर अभी जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, आपने उसको धक्का दिया था तो गाड़ी रुक थोड़ी जाएगी, ये आएगा इस डायरेक्शन में पर ये रुकेगा नहीं, ये अभी धीरे धीरे इधर चलता जाएगा हल्का हल्का, है ना। अब इसी इंस्टेंट पे हमने क्या किया, इस फील्ड को रिवर्स कर दिया। देखिए यहाँ फील्ड पॉजिटिव, अब रिवर्स हो गया, ठीक। इसी इंस्टेंट पे हमने फील्ड को रिवर्स कर दिया। तो अगर हमने इसी इंस्टेंट पे फील्ड को रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन अब हो गई ऐसी, और फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे हो गई तो देखिए अब आपका ये पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा हल्का सा बस डिस्प्लेस्ड। अब इसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर जब नेगेटिव था तो किधर लग रहा था, पॉजिटिव की ओर। अब यहाँ पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव इधर है फील्ड का, और नेगेटिव इधर है, तो इस नेगेटिव को ये दूर भगाएगा और इस पॉजिटिव को इधर ले आएगा, ठीक है। तो अगर ट्यून्ड हो गया तो आपको एक साइकिल में, यानी इस साइकिल में ये इस डायपोल को एक बार ऐसे घुमाएगा, एक बार मतलब ऐसे घुमाएगा, ठीक है। और जैसे ये घूम के यहां आएगा फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये डायपोल एक बार ऐसे घूम जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव साइकिल, फिर डायपोल एक बार ऐसे घूम जाएगा, फिर नेगेटिव साइकिल, फिर एक बार डायपोल ऐसे घूम जाएगा, और इस तरह से हर साइकिल के साथ आपका डायपोल घूमेगा, ठीक है। ट्यूनिंग होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगी, ठीक। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप डायपोल के ऊपर इस तरह का रेडिएशन इंसिडेंट कराएं जो कि इस डायपोल की फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर जाए, तो आप इस डायपोल को हर एक साइकिल में घुमा सकते हैं, ठीक है। और आप घुमाएंगे तो क्या होगा, डायपोल रोटेट करेगा तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। पर अब सवाल यह है कि अगर यहाँ पे डायपोल नहीं होता तो क्या ये रोटेट करता, तब ये रोटेट नहीं करता। तो यही रीजन है कि क्यों एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायपोल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है और एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल या फिर आपका एक स्फेरिकल, एक सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देता। अब हम बात करेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स बनाइए, ठीक है। तो मैं उसको बना लेता हूं, आप लोग भी उसको बना लीजिएगा, ओके।
तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। देखिए ये भी एक कॉलीमेटिंग मिरर है, कॉलीमेटिंग मिरर है। देखिए आपका यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ये सोर्स देखिए, ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स होगा आपका इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव सोर्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने के लिए आपने HCl वेपर रख दिया हुआ है, ठीक है, ये गैसियस वेपर है, ठीक है, डायटोमिक है। आप जब माइक्रोवेव या इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रेंज का यहाँ पे सोर्स से लाइट या जो भी बोले रेडिएशन जनरेट करेंगे, तब जाके यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। यानी कि आप जब स्पेक्ट्रा देखते हैं तो आज तक आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा देखा होगा, ये पॉइंट नोट करने वाला है ना, कि आपने देखा होगा एमिशन स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, पर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस एक चीज लिख लीजिएगा, फिगर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर absorption rotational spectra। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। आपने अभी तक जो पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा था। देखिए बहुत आसान है याद रखना, ये है कॉलीमेटिंग मिरर। कॉलीमेशन का क्या होता है कि जो भी लाइट्स आ रही हैं उनको एक पैरेलल लाइट रे में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ये क्या कर दे रहा है, इसको पैरेलल लाइट रेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये है कॉलीमेटिंग मिरर। फिर उसके बाद देखिए ये मिरर क्या कर रहा है, ये इनको एक पास लेते आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया कंडेंसिंग मिरर। ओके, उसके बाद ये मिरर क्या कर रहा है, ये भी इन लाइट रे को पैरेलल कर दे रहा है, इसलिए इसे भी बोल दिया गया कॉलीमेटिंग मिरर। यहाँ पर एक प्रिज्म लगा दिया गया है, प्रिज्म से फिर से पैरेलल रेज जा रही हैं, जो कि एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए फोकसिंग मिरर पर गिर रही है। और फोकसिंग मिरर के बाद क्या हो रहा है, आपका एक थर्मल डिटेक्टर है जहां पर जाकर ये डिटेक्ट हो जाती है। तो ये बेसिक अरेंजमेंट है, कभी कभी यूनिवर्सिटीज में पूछ लेता है, उसी बेसिस से ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एनर्जी लेवल के एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया जाए, कैसे हम वेव नंबर के फॉर्म में एनर्जी लेवल की स्टडीज करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मेन पोर्शन, इसको देखिएगा ध्यान से क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो चलिए देखिए एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स। जिन्हें पता है उनके लिए तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं आराम से बता देता हूं कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है, आपका एक ये मास है जिसे हम m1 मान लेते हैं, दूसरा आपका ये मास है m2, इन दोनों के बीच ये बॉन्ड लगा हुआ है, इसकी बॉन्ड लेंथ में r0 मान लेता हूं, r0। मान लीजिए इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है जहां से एक एक्सिस जा रही है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना है। O है ये सेंटर ऑफ मास, O से m1 का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r1 और O से m2 का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r2 है। सो दिस इज द अरेंजमेंट। अब आप देखिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का अबाउट O लिखेंगे तो ये बहुत सिंपल है, दो छोटे छोटे मासेस हैं जो कि r1 और r2 डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आइए जरा हम पता करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, O पर, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ मास के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखें तो सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लास 11th का चैप्टर में से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अगर हम ये मान ले कि सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पे है, इसी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के लिए RCOM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप x मानिए चाहे y मानिए, ठीक है, ये RCOM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से हाँ एक और चीज, अगर ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो R1 को हम नेगेटिव मानेंगे क्योंकि ये ओरिजिन की एक साइड है, और R2 को हम पॉजिटिव मानेंगे।
आप किसी को भी एक पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है कैसे मॉडिफाई हो जाएगा उसको ही सीधे लिखते हैं, ठीक है। अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसे हमें लिखना नहीं है, ठीक। अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास COM क्या हो जाएगा, M1 माइनस R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा। R1 की जगह माइनस R1 रख दिया, R2 की जगह R2 ही हो गया, M1 प्लस M2 RCOM से मल्टीप्लाई हो गया और RCOM हमने 0 मान लिया। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, जिसको आप फिर से लिख सकते हैं, और M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कुछ और कहानियां निकालते हैं। देखिए एक चीज क्या निकाल सकते हैं हम, गौर से देखिएगा, यहां से R1 निकाल सकते हैं, R1 इज इक्वल टू M2 R2 अपॉन M1। एक और चीज आप यहां देख रहे हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R0 है, ठीक। तो यहां से R2 की जगह मैं क्या रख दूं, R2 की जगह रख दूं M2 अपॉन M1 R0 माइनस R1, ठीक है, R0 माइनस R1। अब देखिए जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए M1 इधर जाएगा, आ जाएगा M1 R1 इज इक्वल टू M2 R0 माइनस M2 R1। M2 को इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू R1 इज इक्वल टू M2 R0। ओके, या यहां से R1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0। R1 की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली आपकी R2 की वैल्यू आएगी, इसे मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए R1 की ऐसी वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली R2 क्या आ जाएगा आपका, R2 जो आएगा आपका वो आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0। ये R1 और R2 की वैल्यूज आ गई। ये R1 और R2 की वैल्यू ले जाकर I में रख दें, ठीक। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू M1 इंटू R1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस M2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू R0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे I इज इक्वल टू M1 M2, यहाँ देखिए M2 स्क्वायर है, यहाँ पे M2 है, यहाँ M1 स्क्वायर है। M1 M2 अगर मैं कॉमन ले लूं, M1 M2 अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ देखिए, और R0 स्क्वायर इधर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, M1 एक ये था, ये कॉमन ले लिया, M2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ बचेगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू R0 स्क्वायर, ठीक है। दोनों का बेस कॉमन है, ठीक है, इसलिए M2 प्लस M1 हो जाएगा और M1 प्लस M2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R0 स्क्वायर, ठीक। ये जो मास आया है आपका, ये मास को अगर हम ऐसे लिख दें, और I इज इक्वल टू म्यू R0 स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है एक ऐसे मास म्यू का, एक ऐसे मास म्यू का जो कि सेंटर ऑफ मास से R0 डिस्टेंस पर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से दिया जाता है। इसी म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है, इसी म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। यानी कि अगर आपने इस मास सिस्टम में इस सारे मास, इन दोनों मासेस को रिड्यूस मास से हटा दिया, रिड्यूस मास से रिड्यूस मास की जगह, रिड्यूस मास को इसके जगह यूज कर लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दो मास सिस्टम नहीं है बल्कि सिंगल मास सिस्टम है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है रिड्यूस्ड मास का, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा अगर ये जो सिस्टम है,
इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अगर वो ओमेगा हो तो इसका हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। ठीक है, जहां आई अब हमको पता है, आई क्या है? आई जो है आपका ये है म्यू आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, जहां म्यू क्या है? म्यू तो रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, म्यू क्या है? म्यू रिड्यूस्ड मास है। और आर नॉट क्या है? आर नॉट असल में बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, आर नॉट क्या है? आर नॉट बॉन्ड लेंथ है। तो चलिए L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा हो गया। और आप इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो आप जानते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो होगी E इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पर आप एक और चीज जानते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही आप देख रहे हैं कि जहां भी एंगुलर मोमेंटम आता है, चाहे वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम हो, सारे एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये एंगुलर मोमेंटम भी, जो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है, ये भी क्वांटाइज्ड होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स L will also be quantized। ठीक है, L भी क्वांटाइज्ड होगा, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं मॉड L, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ L इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम अंडर रूट जे प्लस वन इंटू एच क्रॉस। आप जानते हैं जब भी हम लिखते हैं, आपको याद होगा कि एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एल प्लस वन एच क्रॉस, है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, इसको लिखते हैं अंडर रूट एस प्लस वन एच क्रॉस, है ना। ये ऐसे ही लिखा जाता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये कहां से आता है? ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से आता है। इसके करस्पॉन्डिंग आप जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं तब आता है। ठीक है, तो ये आ गया L अंडर रूट जे प्लस वन एच क्रॉस। ठीक है, जहां J क्या है? J जो है वो J क्या है? J0 1 2 3, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं। क्या दिखाता है? ये दिखाता है रोटेशनल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या दिखाता है जी? J दिखाता है रोटेशनल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आप इसका यूज इस इक्वेशन में कर दें एनर्जी में, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसका यूज एनर्जी इक्वेशन में कर दें तो क्या हो जाएगा? ई जे, है ना, जे जेएफ के लिए लिख रहे हैं तो ई जे नहीं, अभी तो ई ही कर दें तो क्या आ जाएगा? यहां से देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आई, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, तो एनर्जी क्या आ गई? 1/2 एल स्क्वायर अपॉन आई। और एल की जगह क्या आ गया? एल की जगह आ गया अंडर रूट जे प्लस वन एच कट। एच कट की वैल्यू आप जानते हैं ना, एच कट क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका एच कट स्क्वायर नहीं, अंडर जे प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन 2 आई। ये आपके एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे E इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर h कट की वैल्यू रख दे तो आएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन। ठीक है, ये आपकी एनर्जी वैल्यू है। आप इसको लिख सकते हैं ई जे। ठीक है, ई जे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इधर का मिटा देते हैं। अगर किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए पॉज करके। तो हमने जो बात बोली थी कि एनर्जी जो है आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा में किसी रोटेटिंग रिजिड रोटेटर के लिए क्या होती है? एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। वो बात हमने यहां पर दिखा दी कि ई जे जो है वो जे और जे इंटू जे प्लस वन पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पर जे की वैल्यू 0 1 2 3 ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। यानी एनर्जी क्या है आपकी? क्वांटाइज्ड है। ठीक, पर हम एनर्जी के टर्म में बात नहीं करते, हम बात करते हैं वेव नंबर के टर्म में। ठीक है, हम बात करते हैं वेव नंबर के टर्म में या टर्म वैल्यू के टर्म में, है ना। टर्म वैल्यू या वेव नंबर एक ही होता है। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ठीक है, या टर्म वैल्यू
क्या हो जाएगा, आप इसको एप्सिलॉन जे से अगर लिखना चाहें, ठीक है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल ई आप मान लें, ठीक है, स्मॉल ई मान लें, इसको आप क्या लिखते हैं, ई जे अपॉन एच सी, ठीक है, एनर्जी अपॉन एच सी, ये होता है आपका वेव नंबर। इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या आ जाएगा, एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आई की जगह सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेव नंबर के फॉर्म में आएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है। ओके, ये वेव नंबर है ईजे अपॉन एच सी, जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर से अभी देख लीजिए, है ना, एटॉमिक में ही आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये जो है एक कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल, ये चीज एक कांस्टेंट होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई जे इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1, जहां बी क्या है, बी को रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, b इज इक्वल्स टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। गौर से देखिए, b से क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर i मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो तो b पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इस पे बातचीत करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया है, एप्सिलॉन जे टर्म वैल्यू इज इक्वल्स टू b इंटू जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, जहां j कैसे वैरी कर सकता है, j आपका वैरी कर सकता है 0 1 2 3 इस तरीके से। इसका मतलब एप्सिलॉन जे की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, जरा गौर से देखिएगा, एप्सिलॉन जे क्या क्या हो सकता है, 0 रखने पर 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 2 यानी 2b, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6b, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 4 12b, उसके बाद 20b, और इस तरीके से एप्सिलॉन जे आपकी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। यानी कि जो टर्म वैल्यूज है ये इस तरीके से वेरी करेंगी। इसमें सिलेक्शन रूल क्या होता है, इसमें सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सवाल ये भी है, सर सिलेक्शन रूल आता कहां से है, देखिए सिलेक्शन रूल भी आपका क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। जब आप सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही पता चलता है कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन के कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, वहां से आता है कि डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। आपने और भी पढ़े होंगे, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये सारे सिलेक्शन रूल्स आपने पढ़े हैं, ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स से आए हैं। चाहे आपको यहाँ बीएससी में पढ़ना होगा या फिर आप जब एमएससी कर लेंगे तब आपको हो सकता है कुछ सिलेक्शन रूल्स पढ़ लें, स्पेशली जब आप हाइड्रोजन एटम सॉल्व करते हैं तब आप देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिलेक्शन रूल, ठीक। आइए हम लोग इसके एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टर्म वैल्यू। ओके, देखिए सबसे पहला आपका J इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन जे आपका 0 है, तो पहली आपकी जो एनर्जी लेवल बनेगी वो 0, J is equals to 0, एप्सिलॉन J is equals to 0। अगली बनेगी 2b, J is equals to 1, एप्सिलॉन J is equals to 2b। फिर आ गया आपका 6b, यानी कि ये कितना है, ये 2b डिस्टेंस है, तो ये 4b होगा और ये होगा 6b, तो ये आएगा 6b, ये आ गया 6b, ये आ गया J is equals to 2। फिर आ गया 12b, यानी इतना ही डिस्टेंस आप ऊपर भी ले लीजिए, ये आएगा 12b, ये 3 है, ये है 12b, और फिर आएगा 20b, यानी 8b डिस्टेंस, है ना, 6b प्लस 2b लगभग, अब मैं आगे मान लेता हूँ, है ना, यहाँ मान लेता हूँ, ये 4 है और ये है आपका 20b, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये है आपका फोर्थ लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेवल्स बढ़ते जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने के बाद भी जब पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब पूछा जाता है कि कहां पर आपके लेवल्स, एनर्जी लेवल्स का सेपरेशन बढ़ता है, कहां घटता है और कहां कांस्टेंट होता है। तो यहां आप देखिए, यहां पर एनर्जी लेवल्स का सेपरेशन बढ़ रहा है ना, जबकि आपने जब हाइड्रोजन एटम पढ़ा था तो हाइड्रोजन एटम बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो वहां आपने क्या देखा था कि एनर्जी लेवल्स में पहले ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद 1.51, फिर 0.85, उसके बाद और कम होता गया, तो एनर्जी का सेपरेशन कम होता जाता था, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ठीक। इसी तरह जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी का सेपरेशन इक्वल होता है, ठीक।
तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, देखिए ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस वन मतलब आप एक ऊपर जा सकते हैं या ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम लिखते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिखते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का लेक्चर 2 है उसमें आप देख सकते हैं, है ना। अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो आज या कल में अपलोड हो जाएगा। देखिए j इज इक्वल टू 0 से 1 जा सकते हैं आप, j इज इक्वल टू 0 से 1 जा सकते हैं, ठीक है। आप j इज इक्वल टू 1 से 2 जा सकते हैं, इसमें भी डेल्टा j कितना होगा, डेल्टा j आपका जो होगा वो 1 से चेंज होगा, ठीक है। आप 2 से 3 जा सकते हैं और आप 3 से 4 जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो आपको करस्पॉन्डिंग लाइंस कैसी मिलेंगी स्पेक्ट्रम में, आपको स्पेक्ट्रम में करस्पॉन्डिंग लाइंस मिलेंगी ऐसे, एक लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग एक, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर इनके बीच का सेपरेशन क्या है ना, इनके बीच का, इन लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या है। तो उसके लिए हम जरा कंसीडर करते हैं दो लेवल्स जो कॉन्जिक्यूटिव, जैसे पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, इन्हीं के बीच में ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि डेल्टा जे प्लस वन है, ठीक है। तो हम निकालते हैं डेल्टा एप्सिलॉन जे, गौर से देखिएगा, डेल्टा एप्सिलॉन जे अगर हम निकालें तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ जे प्लस वन माइनस एप्सिलॉन ऑफ जे, ठीक है। एप्सिलॉन जे प्लस वन क्या होगा आपका बी, जे की जगह जे प्लस वन रखना है, तो देखिए जे है, इस जे की जगह क्या रखेंगे जे प्लस वन, और j प्लस वन की जगह क्या रखेंगे, इस j की जगह j प्लस वन रखेंगे तो आ जाएगा j प्लस वन, ठीक है। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं j प्लस, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिएगा, इस j की जगह j प्लस वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा j प्लस वन यानी j प्लस टू माइनस एफ बी, j की जगह j ही रखना है तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा j इंटू जे प्लस वन, b कॉमन और j प्लस वन कॉमन तो b इंटू जे प्लस वन, ओके। j प्लस टू माइनस जे, ब्रैकेट में क्या आएगा j प्लस टू माइनस जे, यहां से आ जाएगा b इंटू जे प्लस वन, जे प्लस टू माइनस जे क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, यानी हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं अगर तो क्या आ जाएगा 2b इंटू जे प्लस वन, है ना, डेल्टा एप्सिलॉन जे, ठीक। डेल्टा एप्सिलॉन जे, इसका एप्सिलॉन जे इतना, इसका एप्सिलॉन जे इतना, तो डेल्टा एप्सिलॉन जे कितना, ठीक है। इससे पता चलेगा कि इन दोनों की इन सब की पोजीशन क्या है ना, इनकी पोजीशन क्या है। अब देखिए j इज इक्वल्स टू 0 रखने पर क्या आएगा, j इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 2b आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एप्सिलॉन j कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ये ले सकता है 2b, ठीक है। j इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 टू 4b, अगला देखिए j इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 3 टू 6b, 8b, और इस तरीके से वैल्यूज ले सकता है। यानी कि इसका पोजीशन क्या है, ये देखिए 0 टू 1 कहां से शुरू हुआ, j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान से क्या बात है, यहां पर आपका जो j लेवल था, j ये लोअर लेवल था, ठीक है। कहां से जा रहे थे, j इज इक्वल्स टू 0 से 1, गौर से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बात आप याद कर सकते हैं पर समझ नहीं सकते तब तक जब तक आप यहां पे ध्यान न दें। j इज इक्वल्स टू 0 लेवल है और ये j इज इक्वल्स टू 1 लेवल है, तो ये jth लेवल है और ये j प्लस 1th लेवल है, पर लास्ट में फॉर्मूला में क्या आया है j, तो ये j कौन सा रखेंगे हम 0 नीचे वाला, ठीक है। तो ये लोअर वाला लेवल है। ऐसे ही जब 1 और 2 के लिए हम देखेंगे तो 1 वाला लेवल रखेंगे तो यहाँ 1 रखा, यानी कि 0 टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका एप्सिलॉन j कहाँ होगा 2b, ठीक है, क्योंकि वहां पे j इज इक्वल्स टू 0 रख के जो रिजल्ट आएगा वही होगा, तो यहाँ एप्सिलॉन j क्या आएगा 2b, ओके। उसके बाद क्या होगा एप्सिलॉन j, देखिए j इज इक्वल्स टू 1 से 2 रखेंगे तो j की जगह 1 रखिए तो वहां आएगा 4b, तो इसकी पोजीशन है 4b, इसकी 6b, इसकी 8b, और सब क्या सेंटीमीटर इनवर्स में इनकी पोजीशन है। आप एक और चीज यहां से देख रहे हैं कि 2b 4b इनके बीच में डिस्टेंस क्या है इक्वल है 2b, इनके बीच में सेपरेशन क्या है 2b, इनके बीच में सेपरेशन क्या है 2b, ठीक है। तो इनके बीच की सेपरेशन सेम होती है। इतना तो आपका ये था कि यूनिवर्सिटीज में भी इतना पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स बनती हैं, उनके बारे में क्या स्टडी करनी है, ठीक है। तो आइए इसको मिटा देते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इसमें एडवांस लेवल कौन कौन से आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें आप कैसे कैसे देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो आता है वो है कि किस लेवल में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए आपका रोटेटर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास पूरा एक सैंपल है, ठीक है, एक पूरा सैंपल मतलब कि आपने एक गैस कंटेनर लिया है, उसके अंदर HCl के मॉलिक्यूल्स आपने भर रखे हैं, ठीक है, वो भी वेपर फॉर्म में। अब क्या करें, आप उसका टेम्परेचर कुछ T बनाए हुए हैं, कुछ T टेम्परेचर बनाए हुए हैं, उस T टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसके पास कुछ एनर्जी होगी, है ना। जैसे क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT होती है नॉर्मल, एक मॉलिक्यूल की होगी। डायटोमिक होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी होगी, ठीक। तो उसके पास एनर्जी है, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इस टेम्परेचर की वजह से जो उसके पास एनर्जी है, उसकी वजह से वो रोटेट करेगा, ठीक। तो एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे तो उसके पास एक सर्टेन एनर्जी होगी, पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होता है। जैसे कि ठीक है, ये इस तरीके का होता है और ये ऐसा, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो होगी कुछ इस रेंज में आएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी और जिन कुछ की एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो देखिए, मान लीजिए कि आपको 6b के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो मिल रही होगी, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां होंगे, 6b पर होंगे, ठीक है। इस वाले स्टेट में रोटेट करते होंगे, इस वाले स्टेट में रोटेट करते होंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ये सब खाली होंगे, इसके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर भी हर जगह कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, एट ए टेम्परेचर T। ओके, तो देखिए मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पर आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होगा Nj प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस Ej, एनर्जी है ना, कैपिटल ई है, Ej अपॉन kVT, इसके प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हम डीजेनेरेसी फैक्टर भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। डीजेनेरेसी फैक्टर क्या होता है, किसी भी j के करस्पॉन्डिंग डीजेनेरेसी फैक्टर जो है वो होता है 2j+1, यानी कि 3 के करस्पॉन्डिंग डीजेनेरेसी फैक्टर कितना हो गया, 3 2 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। तो ये डीजेनेरेसी फैक्टर है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा Nj इज प्रोपोर्शनल टू 2j+1 e टू द पावर माइनस Ej अपॉन kBT, ठीक है। यानी कि आपसे सवाल ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे सीधे पूछेगा सवाल कि लेवल 2 और लेवल 3 में एट अ टेम्परेचर T पर, ठीक है, ये एनर्जी होगी, तो आप बताइए कि क्या इनके जो वो है पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या रेशियो है, ठीक है। या एक में पॉपुलेशन डेंसिटी दे देगी तो दूसरे में पॉपुलेशन डेंसिटी पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए Nj डैश और Nj लेवल का रेशियो पूछ दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2j-1 अपॉन 2j+1 e टू द पावर माइनस Ej डैश अपॉन kt अपॉन e टू द पावर माइनस Ej अपॉन kt या kBT है ना, kBT। तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का रेशियो निकाल कर दे देगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आता है कि इसके इंटेंसिटी का क्या रेशियो होगा, इसकी इंटेंसिटी का क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो अब इसकी इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि मान लीजिए आपको एक ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है, आपको एक ट्रांजिशन करना है, इस पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वही ना एक्साइट होकर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी। अब जितने ज्यादा एक्साइट होकर ऊपर जाएंगे उतने ज्यादा ही आपकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर, ठीक है। तो किसी भी जे लेवल के लिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है Nj के, यानी आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, है ना, ये वाली लाइंस, इनकी इंटेंसिटी Ij जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी Nj, ठीक है। तो यहां से भी आप फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, मान लीजिए Ij डैश अपॉन Ij, ठीक है, इज इक्वल्स टू Nj डैश अपॉन Nj, और Nj डैश और Nj की वैल्यू आप जानते हैं पिछले पॉपुलेशन डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, तो वहां से आप निकाल सकते हैं इंटेंसिटी,
ठीक है, यहाँ पर भी रेशियो भी पूछा जाता है, कभी कभी आई नॉट दे दिया जाता है और आई जे पूछ लिया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के इसमें कौन कौन से डेविएशंस होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमने जो माना अभी तक, वो हमने क्या माना, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। प्योर के पीछे क्या बात थी? प्योर के पीछे बात ये थी कि ये जो आपका बॉन्ड है ये रिजिड बॉन्ड है, यानी कि ये खिंच नहीं सकता, अनस्ट्रेचेबल है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके मॉलिक्यूल से दोनों लगे हुए हैं तो ये बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या होगा जब आप कभी आपने देखा होगा कि जब अगर मान लीजिए एक बॉन्ड है और इसके एक रस्सी है, आप दोनों साइड इसके क्या कीजिए, दो बॉल्स लगा दीजिए और इस रस्सी को बहुत तेजी से घुमाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इलास्टिसिटी की वजह से इस रस्सी में थोड़ा सा तो खिंचाव आ ही जाएगा। ठीक है, इस रस्सी में कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रस्सी की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रस्सी की लेंथ क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मान लीजिए ये हो गया, एक बॉडी ऐसे है, ये सेंटर ऐसे रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, इस पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पे भी एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आप जानते हैं एक स्यूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से रस्सी की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो वो एक करेक्शन टर्म आता है, उसी को हम लिखते हैं, लिखा होता है, हेडिंग है मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड रोटेटर। ठीक है, मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड रोटेटर। तो इसमें क्या होता है, हम बस जो टर्म होती है ईजे के साथ, हम बस इतना ही करेंगे, बी इंटू जे प्लस वन, ठीक है, माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ जाता है इसके स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, ये टर्म आ जाता है, जहां डी जो होता है, डी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है, डी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक, डी आपका सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम एप्सिलॉन जे लिखते हैं, यानी कि टर्म वैल्यू में, ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आपका आता है 2b जे प्लस वन, ठीक है, अच्छा 2b जे प्लस वन माइनस डी जे प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका टर्म आता है डी फोर डी जे प्लस वन का होल क्यूब। इस पर जब कभी प्रॉब्लम्स किए जाएंगे, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते नहीं है, है ना, मेन प्रॉब्लम आपके जो आते हैं वो यहीं से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, चाहे आप जैम की बात करें या CSIR नेट की बात करें, पर फिर भी कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन में दिखा क्या, है ना, आपको एक्सप्रेशन में क्या दिखा कि जो टर्म वैल्यू थी वो ओरिजिनली 2b(j+1) थी, पर अब क्या हो गई, कुछ कम हो गई। ठीक, तो किस तरह से मॉलिक्यूल का बिहेवियर होगा, इसको हम बनाते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं। देखिए क्या होगा कि ओरिजिनली आपकी j इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म वैल्यू थी 0 पे, ठीक है, ये 0 पर थी। j इक्वल्स टू 2b के करस्पॉन्डिंग, j इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म वैल्यू 2b था। j इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म वैल्यू 6b था। उसके बाद 3 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म वैल्यू कहाँ था, 12b था, और इस तरीके से हम चल रहे थे। ठीक, ये कब है, जब हम मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर मान रहे हैं, रिजिड रोटेटर। ठीक है, बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो रिजिड है, लेकिन क्या हो जा रहा है, इसमें से कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 0 के करस्पॉन्डिंग तो j इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए इस तरह से एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका b1 कर ले, b1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 2b2, ठीक है, 6b2 12b2। ये b2 किसके करस्पॉन्डिंग है, अगर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन रिजिड रोटेटर है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन रिजिड रोटेटर है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल नॉन रिजिड रोटेटर है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अगला आता है आपका आइसोटोप इफेक्ट, ये लास्ट इफेक्ट है, ठीक है। देखिए आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर HCl लिया तो यहाँ H1 और 35Cl अगर आपने ले लिया, ठीक है, और आप देखते हैं H1O और 37Cl, ठीक है, तो इन दोनों के रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या वेरिएशन आएगा, ठीक। देखिए गौर से क्या होगा कि आप जब 35Cl और 37Cl लेंगे तो अगर मान लीजिए इसको मैं आपको क्या लिख दूं, इसको लाइटर न्यूक्लियाई L बोल देता हूं और इसको हैवियर न्यूक्लियाई H कह देता हूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ L विल बी लेस देन म्यू ऑफ H, ठीक है, रिड्यूस्ड मास हैवियर का ज्यादा होगा लाइटर के मुकाबले, ठीक है। तो क्या होगा आपका B क्या होता है, I क्या होता है, I होता है म्यू आर नॉट स्क्वायर, तो I जो होगा L का वो लेस देन होगा I हैवियर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। B क्या होता है, B होता है H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, ठीक है, तो नहीं BH अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ठीक। तो ये देखिए B क्या हो जाएगा आपका I से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि B क्या हो जाएगा, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए B बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू हैवियर न्यूक्लियाई, ठीक। और आप जानते हैं कि चाहे एप्सिलॉन J की बात करें या फिर आप EJ की बात करें यानी एनर्जी की बात करें, वो दोनों B के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। एप्सिलॉन J इक्वल्स टू क्या होगा, J प्लस 1, B के प्रोपोर्शनल है, यानी कि एप्सिलॉन J जो इसके टर्म होंगे, जो इसका टर्म वैल्यू होगा लाइटर के लिए, वो हैवियर के मुकाबले ऊपर होगा, थोड़ा सा हाइयर, ठीक। तो यहाँ पर भी कहानी सेम टू सेम उसी तरीके से आएगी जैसे कि आपका पिछले बार आया था नॉन रिजिड रोटेटर की तरह, कि आपका एनर्जी लेवल आइडियल केस में इस तरीके से बनेगा, आइडियल नहीं, लाइटर के केस में लाइटर न्यूक्लियाई का इस तरीके का है, ठीक। क्या होगा ये एप्सिलॉन J को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 0, 2B लाइटर, 6B लाइटर, ठीक है, 12B लाइटर, इस तरीके से, ठीक है, 2B 6B 12B। अब देखिए हैवियर के लिए 0 वाला तो 0 पर ही होगा, ये थोड़ा नीचे होगा, ये भी नीचे होगा, ये भी नीचे होगा, और ये सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि उनके लिए B क्या है, कम है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन J भी कम है, तो इसके लिए आएगा 2B हैवियर, 6B हैवियर, 12B, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि आपको रोटेशनल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा से शिफ्ट दिखाते हैं, जिसकी स्टडी आपने कर ली, ठीक, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। जिन भी बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल तक का पढ़ना है वो लास्ट के 2-3 जो टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं उन्हें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो बस नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान कहीं बेकार नहीं जाता। पर फिर भी जिन बच्चों को कंपटीशन लेवल का पढ़ना है, जिन बच्चों को भी IIT जैम, आगे चल के CSIR, नेट, केट, जेस्ट, TIFR देना है, वो सारे बच्चे ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें। इस पर क्वेश्चंस की अगली सीरीज में बनाऊंगा, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इन सारे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते